वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शानदार दिन है। आज अल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे भी है और ये वीडियो उनको डेडिकेटेड। लीजेंडरी साइंटिस्ट और काफ़ी उनके रिसर्च हैं, नोबेल वर्क हैं। तो ऐसे साइंटिस्टों को नमन करना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, इसमें आज हम इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग को समझेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना आपका समय गंवाए। मैनेजमेंट इज़ अ कंट्रोल कमांड ओवरऑल गिविंग पॉसिबिलिटीज़। इसको याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है? देखिए यहाँ नोट्स बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें नोट्स कैसे हम बनाएं, अपना नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आपका समय लूं। देखिए, नोट्स बनाने का कोई डिफाइन तरीका जो है आप अगर ढूंढ रहे हैं तो इंटरमीडिएट तक में हमेशा ही एक एस्से राइटिंग होता है। आप सभी जानते होंगे निबंध लिखना। तो जैसे निबंध लिखा जाता है वैसे ही आप टॉपिक्स को लिखिए, उसमें मैटर्स को सर्च कीजिए, उसके डिफरेंट कंटेंट्स को बनाइए और बनाने के बाद से उसको आप लिखिए, एक पढ़िए उसको। लिखने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी बुक से या किसी रिसर्च पेपर से नोट्स बना रहे हैं, तो उसी की लाइन को अपने नोट्स में मत लिखने लगिए। उसको पढ़िए, वो समझिए वो कह क्या रहा है, और फिर उस कंटेंट को अपने नोट्स में आप ऐड करिए, नए नए अपडेट्स को ऐड करिए। नोट्स बनाते समय हमेशा ही एक, जैसे मान लीजिए कोई नोट्स है आपका जो 2-3 पन्ने का बन रहा है, ठीक, उसमें 2-3 पन्ने का बन रहा है तो 4 पन्ना मानिए A4 साइज पेपर का, और 4th पेज जो है वो वैकेंट रखिए। कोई अपडेट होता है तो आप उसको उसमें लिख सकते हैं। तो नोट्स बनाने का यही सिंपल एक तरीका है। देखिए, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि IAS PCS के नोट्स मार्केट में मिलते हैं। उसको आप पढ़ के एक आदमी IAS हो चुका होता है, पर आप उसको पढ़ेंगे तो आप IAS नहीं बन पाएंगे। कारण है आपको खुद वो नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। वो एक आपको गाइडलाइन मिल सकती है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नोट्स बनाने की आदत को मेंटेन करना चाहिए, नोट्स को हमेशा अपडेट करना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि उसके पास हमेशा ही नोट्स जो है वो बहुत ही अपग्रेडेड विथ लेटेस्ट कंटेंट के साथ होते हैं। तो आज शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट। और ऑडिटिंग की बात जब आती है तो आप अब तक के 3 वीडियो देख चुके होंगे। उसके बाद से आज हम ऑडिटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट डाली है कि सर प्लीज़ पहले ऑडिटिंग कर लीजिए। तो उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑडिट एक सिलसिलेवार क्रम में किए जाने वाले प्रोसीजर का लेखा जोखा होता है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक पीरियोडिकल प्रोसेस है जिसको हर इंडस्ट्री को ऑप्ट करना होता है। हर इंडस्ट्री इसको ऑप्ट करती है। बिना ऑडिटिंग के कोई इंडस्ट्री रन नहीं करती है, न कर पाएगी। सबसे पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम ने जो है ऑडिटिंग को लॉन्च किया और 1972 में। और यूरोप में जब ऑडिट शुरुआत हुई तो यूरोप में सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग हुआ तो वो यूरोप में एक कॉरपोरेशन है सिबा ग्रेय, तो इसने इसको ऑप्ट किया 1981 में। ISO 14,000 में जो क्राइटेरिया है वो ऑडिट ही है। इसमें सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स ऑप्ट किए जाते हैं। ऑडिट मैनेजमेंट, साइट असेसमेंट, लेबलिंग कौन प्रकार से होगी, कौन कौन सी लेबलिंग होती है। एक होती है लेबलिंग हजार्डस केमिकल की, एक होती है लेबलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, एक होती है लेबलिंग आपका वेदर इट इज़ केमिकल, नॉन केमिकल और
जो है आपका हाईली टॉक्सिक केमिकल की एक लेबलिंग होती है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की। तो अलग अलग लेबलिंग के प्रोसीजर्स हैं और ये अलग अलग लेबलिंग के प्रोसीजर्स जो हैं इसमें ऐड किए जाते हैं। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि इंडस्ट्री आपकी जो परफॉर्मेंस कर रही है विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल सिस्टम, क्या वो सही है, अगर सही नहीं है तो कितना हद तक गलत है, और अगर गलत है तो उसके सुधार के लिए कौन कौन से हमको मापदंड अपनाने पड़ेंगे। फिर आता है लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट पे भी मैं एक अलग सी वीडियो आपको इसमें डाल दूंगा। लाइफ साइकिल असेसमेंट मतलब कि किसी भी केमिकल, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, चाहे वो यूनिट ऑपरेशन हो चाहे यूनिट प्रोसेस हो, तो इन सारे चीज़ों को हम एक लाइफ, उसकी ड्यूरेशन मानते हैं। और उस लाइफ का जो असेसमेंट होता है कि कितनी बार हम किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करें तो उसकी वैल्यू क्या हो, ये सारी चीज़ें लाइफ साइकिल असेसमेंट में आती हैं। अब मुख्य उद्देश्य क्या है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग का? इन्वायरमेंटल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य 3F है। फैसिलिटेटिंग करना प्रबंध तंत्र को इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि अभी भी जैसे अब फॉरेन की बात करिए, छोड़ दीजिए, इंडिया की बात कीजिए, तो अभी भी यहाँ पे जागरूकता बहुत कम है। ये चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि मैं जागरूक करूँ लोगों को पर्यावरण के लिए, तो जिसमें मैं सक्सेस हो रहा हूँ। 1203 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ हैं मेरे पास। वैसे भी एजुकेशन चैनल को कोई सब्सक्राइब या लाइक नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई बकवास कर रहा होता तो लोग लाइक करते, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। और एजुकेशन में एक अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल है। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट फॉर कैरियर ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ के सब्सक्राइबर हुए, तब आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरा ये हक है कि मैं आपसे मांगूं। तो फैसिलिटेट करना, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, और वो प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे वो करेगा, उसकी दायित्व को उसको बताना। जैसे इन्वायरमेंटल एक्ट में आपने देखा कि जब हम प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किए तो उसमें मैंने बताया था कि जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं, पर हमारे फंडामेंटल राइट तभी प्रिवेल होते हैं जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करते हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी नहीं निभाएंगे तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल नहीं होंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारा इन्वायरमेंट के साथ रहना, इन्वायरमेंट को डिटोरिएट किए बिना कार्य करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। दूसरा है कि फैसिलिटेट करना कंपनी को फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो प्रोसीजर्स है जैसे लॉज के थ्रू और जैसे आपका असेसमेंट्स के थ्रू डिफरेंट काइंड के, तो कैसे इंडस्ट्री को हम कंप्लायंस को, कंपनी की पॉलिसीज़ को ऐसा फैसिलिटेट बनाएं, ऐसा करें कि वो पॉलिसीज़ को इन्वायरमेंट के थ्रू ले जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई कंपनी में पॉलिसी बना रहे हैं, इफ़ वी आर पॉलिसी मेकर ऑफ द कंपनी, तो देन वी हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉलिसी विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट अगर एक सिक्के के दो पहलू नहीं बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके पास एक 10 रुपये का सिक्का है और दोनों तरफ 10 लिखा हुआ है न्यूमेरिक्स में, तो उसको खोटा सिक्का कहते हैं, वो कहीं चलेगा नहीं। ठीक है, एक तरफ तो भारत का आपको एम्बलम बनना होना चाहिए और उसके बाद से कुछ उसके पैरामीटर्स हैं और उसके बाद वो सिक्का चलेगा आपके देश में। यही चीज़ हर कंट्री में होता है, हर कंट्री में होता है। क्योंकि अभी भी इंडिया जो है उतना फोकस नहीं है अपने एनवायरनमेंट पे, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है हमारे पास अनवरत सालों तक रहनी है। और ये दिक्कत हमारी जो है हमारे ही एजुकेशन प्रणाली में है, हम उसको लेकर
इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है फैसिलिटिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अच्छी बात है। प्रोफेशनलिज्म एक शब्द है, देखिए चूँकि हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एवरी एस्पेक्ट शुड बी डिस्कस्ड एंड डिस्क्राइब्ड। प्रोफेशनलिज्म क्या है? हाउ कैन यू से दैट यू आर अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल मीन्स कि यू आर considering every dimension of your policy with reference to environment, with reference to law, with reference to mitigation measure, with reference to minimizing the collateral damages, with reference to understanding the better half of your life which is governed by the environment। आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो कि पर्यावरण पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप जो है कपड़ा पहनते हैं तो भी वो पर्यावरण का ही एक देन है, चश्मा लगाते हैं तो भी वो पर्यावरण का ही से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये सब इन्वायरमेंटल एसेट्स हैं, इन्वायरमेंट से लिए गए। और ये चीज़ें, ये कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किसी बड़े इंडस्ट्री की, जब बात कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि पर्यावरण के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हो सकता है इन्वायरमेंट में किसी इंडस्ट्री से, तो उसको समझ लीजिए कि आपको अपनी इंडस्ट्री को, अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई भी प्रोफेशनल तलवार की धार पे चलता है, कोई भी प्रोफेशनल तलवार की धार पे चलता है, और ये तलवार की धार पे चलना, जितना वो चलेगा उतना ज़्यादा वो पॉलिसी मैटर को समझेगा। पॉलिसी मैटर को समझना क्या है? कोई भी नीतिगत व्यवस्था किसी भी कार्य प्रणाली में या किसी भी कार्यतंत्र में अगर है तो उसमें पर्यावरण को लेकर जागरूकता होनी अनिवार्य है, और यही मुख्य उद्देश्य है एनवायरमेंटल ऑडिट का, यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आप कोई भी काम करो पर कंसर्न आप इन्वायरमेंट को लेकर रहिए। मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑडिट के, तो ऑडिट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स में पहला है मॉनिटरिंग मेजर, मॉनिटरिंग मेजर एंड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, रिस्क एंड हजार्ड, रिस्क एंड हजार्ड। कोई भी इंडस्ट्री का जो मॉनिटरिंग मेज़र है, अगर ये गड़बड़ाता है, कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज़ का ये मॉनिटरिंग मेज़र गड़बड़ाता है तो वहाँ पे माल फंक्शनिंग होता है। माल फंक्शनिंग मतलब मशीनों का ख़राब होना, लीकेज, गैस लीक्स होना, इंडस्ट्रियल हवा के डिज़ास्टर होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और यह सब चीज़ें पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस पर सबसे पहला इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कोई दुर्घटना होती है, मैं एनजीटी एक्ट में पढ़ा रहा था, कोई जैसे डिज़ास्टर होता है, तो डिज़ास्टर या एक्सीडेंट जो भी हो रहा है, ये सीरीज़ ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम ओवरलुक करते हुए चले जाते हैं, उसी के कारण होती है। कई बार होता है कि इंडस्ट्री में ये मशीन काम नहीं कर रही है, अरे ठीक है इसको चलाओ मैक्सिमम, ठीक है तो ये ओवरलुक करने का जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन एक समय में सीवियर भोपाल गैस डिजास्टर जैसे कॉन्सिक्वेंसेस को खड़ा कर सकता है, कर ही दे रहा है। अभी देखिए इतने कंप्लायंसेस होने के बाद भी विगैस गैस लीक हुई। दूसरा है कि जो आपका असेसमेंट है वो आपके रिसोर्स पे कैसा है, आपका ऑब्जेक्टिव कि आप अपने रिसोर्स को कितना ज़्यादा पोटेंशियल के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके पोजीशन को भी डिसाइड करता है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। मान लीजिए कि आपकी एक इंडस्ट्री है, वह इंडस्ट्री बहुत अच्छे पोटेंशियल में रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही है, तो उस इंडस्ट्री का जो कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग मैकेनिज़्म है, वो कार्य प्रणाली का जो आपका पूरा का पूरा जो वर्किंग मैकेनिज़्म है,
वो क्या होगा, वो रीड किया जाएगा, वो स्टडी किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में कि भाई फलाने की इंडस्ट्री है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सारे प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो हाउ ही कैन मैनेज इट। तो उसी तरह वो आपका फेम इंक्रीज होगा। तीसरा है कि इम्प्रूव द एनर्जी कंजम्पशन। यस, एनर्जी की बात जब करते हैं, ऊर्जा तो हमारे पास अनंत है सन से, परंतु जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, विड्रॉल ऑफ जो है आप माइनिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की रिफाइनिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो इस सब में हर स्टेप पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। और यदि एनर्जी कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है किसी भी इंडस्ट्री में, तो ये भी सजेशन होता है कि यू शुड हैव टू गो थ्रू अल्टरनेटिव्स। अब देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो हैं वो सोलर से चलाए जा रहे हैं, विंड से चलाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा होता है वो घटता है, और ये घटना जो है एनर्जी कंजम्पशन का, वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये बेनिफिशियल चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। फोर्थ आपका पॉइंट है मटेरियल बैलेंस। कोई भी मटेरियल बैलेंस को अगर हम देख रहे हैं, अगर हम किसी भी रॉ मटेरियल के असेसमेंट को देख रहे हैं, तो उसमें इफ़िशियंसी ऑफ यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस शामिल होता है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट में जो है एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पेपर फर्स्ट पूरा, उसमें यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस के बारे में विथ रेफरेंस टू एक्स वाई डायग्राम समझाया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में लागत ज़्यादा लगेगी, लागत हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और हमको प्रोडक्शन बहुत कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लैकुना है हमारे इंडस्ट्री में, और ये लैकुना बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकानमी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूनिट ऑपरेशन और प्रोसेस का यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हमसे कुछ लड़कों ने भी डिस्कस किया इसको। मान लीजिए कि मेरे यहाँ सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक एसटीपी लगा हुआ है गोमती के किनारे। उस एसटीपी का जो कैपेसिटी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है विथ रेफरेंस टू यहाँ के आबादी, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि अगर हमारे यहाँ जो एसटीपी है उसकी कैपेसिटी 10 mld की है, ठीक है, 10 mld की है, और वो 10 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो एक समय था कि 1 पैसा यूनिट बिजली थी। आज के सिनेरियो में जो रेट है बिजली का, जो दर है, वो 5 रुपये पर यूनिट तक पहुंच रहे हैं हम। तो इस हिसाब से एक तो आपकी कैपेसिटी कम है, दूसरा आपका कंजम्पशन रेट ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो रेट ज़्यादा हो गया। तो इसके अनुसार आपकी जो वहाँ पे पॉलिसी मैटर है वो क्या हुई, गलत हुई, वो गलत हुई, क्योंकि आप वहाँ पर मास मटेरियल बैलेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपका यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ हो रहा है, और ये गड़बड़ाना जो है आपके इकोनॉमिक्स पे लोड डालेगा ही डालेगा। जैसे और भी सरल एग्जांपल में आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि पहले होता था कि माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको आप पढ़ा लिखा लिए अच्छे स्कूल्स और कॉन्वेंट में। अब अगर मान लीजिए इस जैसा कि दिन प्रतिदिन महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई कैसे घटती है, महंगाई कहाँ घटना है। अब क्या 1 पैसा चावल मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। तो जो महंगाई दर बढ़ती है जब, तो उस हिसाब से क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस समय
कि एक घर में एक आदमी कमा रहा है और 5 आदमी का परिवार है, मतलब टोटल 6 पर्सन, तो अच्छी स्कूलिंग या अच्छा वो चीज़ हो पाए, जब तक कि वो बहुत हाई रिस्क ना ले ले, बहुत हाई पेड सैलरी पे ना हो। बहुत हाई पेड सैलरी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी, 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस नहीं तो जैसे तैसे तो चली जाना है। पर एक लाइफ स्टाइल की जब बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम मास मटेरियल बैलेंस की अपग्रेडिंग की बात हो रही है, तो अपग्रेडेड लाइफ स्टाइल के लिए भी आपको एक अच्छा अमाउंट में सैलरी होना चाहिए, तभी आप इसको करेंगे। या तो सारे के सारे लोग कमाएं, इंडिविजुअल एफर्ट करें, तब होगा। तो ये इंडस्ट्री को देखने के लिए बनता है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फिर इसके बाद से 5th ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई द यूरिया वाटर यूज। वाटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वाटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वाटर कंजम्पशन, वेस्ट वाटर को जो है आइडेंटिफाई करना क्वालिटी क्वांटिटी बेसिस पे, और उसको लिविंग सिस्टम में ले आना, और हमको ये उसका इम्पैक्ट को एनालिसिस करना कि ऐसा तो नहीं कि हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को जनरेट कर रहे हैं, जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस केस में हमारा वाटर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है तो हमको उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, तो इस पे इंडस्ट्री को एम्फेसिस होना। फिर इसके बाद से एयर की बात आती है। जो पोल्यूटेड एयर इमिशन है उसका सोर्स क्या है, क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हम एयर को रिलीज़ कर रहे हैं पोल्यूटेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में आती है। फिर 7th पॉइंट है सॉलिड वेस्ट। अब इंडस्ट्री है तो सॉलिड वेस्ट जनरेट ही होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, सॉलिड वेस्ट में हजार्डस वेस्ट भी आएंगे। फिर उसके जो सोर्सेज हैं उस सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हियर इट इज सोर्स, ये सोर्स है, SOURCES, सोर्सेस, सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद से क्वांटिटीज़, किस क्वांटिटी में जनरेशन हो रहा है, उस सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी ऑडिट में आता है। फिर 8th पॉइंट कहता है कि हमको वेस्ट को मिनिमाइज करना है, क्योंकि वेस्ट का मैक्सिमाइज होना आपके रॉ मटेरियल के इनपुट पर असर डालता है। समझिए इसको, जैसे कभी किसी गन्ना शुगर केन को पेर कर वो मशीन में आपको 1 गिलास गन्ने का जूस देता है, आप उसको देखिएगा, रॉ मटेरियल है वो गन्ना, ठीक है, उसने उसको मशीन में डाला, पहली बार में जो जूस निकला, फिर उसके बाद से उसने उसको क्रश किया, फिर डाला, फिर क्रश किया, और तब तक उसको 2 से 3 राउंड 4 राउंड क्रश करता है ताकि उसका सारा शुगर निकल जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि उसका पंप मशीन हमेशा चलता रहता है, और उसके यहाँ जो गन्ना वो लाता है और उसके जो वज़न का जो उसका खुज्जा होता है, अगर हम वेट की बात करें तो इक्विवेलेंट में निकालना चाहता है, उससे उसको प्रोडक्शन भी चाहिए, उसको आउटपुट भी चाहिए। जैसे अगर उसने 1 रुपये का भी गन्ना खरीदा, वो 10 रुपये का जूस बेच रहा है, तो उसमें डीजल का कॉस्ट इंक्लूड है, उसमें जैसे कभी कभी पुलिस वाले या नगर महापालिका वाले बेईमानी करते हैं तो उनकी वो बदतमीजियाँ भी उसमें इंक्लूड हैं। प्लस उस 1 गिलास जूस में वो सोचता है कि वो घर में क्या खाने को ले जाएगा, अपने बच्चे की फ़ीस कैसे जमा करेगा, अपना लाइफ स्टाइल को कैसे अपग्रेड करेगा, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक वो 10 रुपये बनता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर वो 10 रुपये बनता है। जो आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट हमेशा ही जो इनपुट कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और ये होगा अगर आप प्रॉपर ऑडिट करेंगे तो ऑडिट ये फैसिलिटेट करेगा आपको। इसमें बताता है कि मिनिमाइजिंग ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजीज़, और भी उन्नत टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करना, और भी एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करना, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लाना अपने प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में, ये बहुत मायने रखता है। पुराने हो चुके
अबंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स माना कि वो चल रहे हैं पर उसकी इफ़िशियंसी कम हो रही है, तो या तो आप उसकी इफ़िशियंसी सही करिए या तो उसको रिप्लेस कीजिए बाय मॉडर्न टेक्निक। 9th पॉइंट है कि टू आइडेंटिफाई करना डॉक्यूमेंट कंप्लायंसेस। जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका लिखत पढ़त होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और रिटन टेक्स्ट में होना चाहिए। इंडस्ट्री में हवाई में बात नहीं होती, उसमें आपको रिटन टेक्स्ट में सारी चीज़ें रखनी होंगी इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि हम जान रहे हैं, जैसे इसमें देखा आपने कि हम बात कर रहे हैं एयर की, हम बात कर रहे हैं वाटर की, हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की, है? तो ये क्या है, इसके लॉज बने हुए हैं और लॉज के अकॉर्डिंग इनको चलना ही पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन इनको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि इसको शो करना पड़ता है ऑडिटर को। फिर इसके बाद से है आपका कि जो आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट है, यह वहाँ के लोगों में पर्यावरण को लेकर एक साउंड जो है जनरेट करती है एजुकेशन के माध्यम से। ये साउंड जनरेशन कैसा होता है, टेक्निकली, लीगली, लीगल वेंचर पे, टेक्निकल मोड पे और हैंडलिंग मोड पे। रेगुलर इन्वायरमेंटल ऑडिट हर साल हर इंडस्ट्री में होना होता है। 11th पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द कॉरपोरेशन फ्रॉम द प्रोबेबल लायबिलिटीज। अब यहाँ पर इसको समझने की बात है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, आपने अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में अगर आप लॉ के सेक्शन को देखे होंगे तो उसमें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है। तो आपको अपनी लायबिलिटीज़ का निर्धारण करना, आपको अपने जो एसेट्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी लेना, उनका जिम्मेदारी वहन करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। हमेशा ही जो फोकस्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होता है वो हेल्प करता है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटी फॉर बेटर मैनेजमेंट। इसीलिए ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने वो पहली ही स्टेज पर मैंने वो डेफिनेशन को लिखा कि मैनेजमेंट इज़ अ कंट्रोल कमांड ओवर ऑल गिवन पॉसिबिलिटीज़। जितना भी नेचुरल रिसोर्स आपके पास है या जो भी रिसोर्स है या जो एसेट्स है, उस एसेट्स का जो है सही से प्रयोग करना, उस एसेट को एक सिग्निफिकेंस ट्रैक पे रखना। अगर मैं मानूँ तो भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, इसकी भी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट के बाद के बच्चे कहते हैं कि हमको नोट्स बनाना नहीं आता, तो उसके पीछे के टीचरों की ऑडिट करनी चाहिए कि भाई तुम कैसा पढ़ाओ कि वो बच्चा बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हमको फोकस होना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि देखो हायर रिसर्च के लिए प्रमोट करो अपने बच्चों को। फिजिक्स है अगर एमएससी, तो उसको प्रमोट करो कि वो क्वांटम्स पर रिसर्च के पर बात करे। क्वांटम्स पे बात ही नहीं कहीं करते हैं। इंडिया में रिसर्च को लेकर इतनी उदासीनता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि हम हर चीज़ को प्रॉफिट और लॉस पे देखते हैं। हर चीज़ को अपने जीवन में प्रॉफिट और लॉस पे देखते हैं। ये इवैल्यूएशन का तरीका गलत है लाइफ के लिए। जहाँ तक बात आती है, आप इंडस्ट्री नहीं हो, आप लाइफ हो, आप लिविंग एलिमेंट हो। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रिंसिपल एरिया ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद से हम प्रोसेसेस की बात करेंगे। ऑडिट में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि इस देखो मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको अगर आप एक्सप्लेन्ड है अच्छे से तो आप उसके बारे में अच्छी जानकारियाँ लिख सकते हैं, तभी लिखेंगे भी। ये प्रोग्राम हम लोगों का ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है, और ये ब्लेंडेड लर्निंग के तहत ही ये सारा चीज़ें जो है आप लोगों को मुहैया हो रही हैं। तो ये अच्छी बात है। ये सब हम लोगों के समय में ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं था
जहाँ पर हम इफ़िशिएंटली बच्चों को ये सब चीज़ें मिल जाएं। तो अब हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट देखेंगे। तो ऑडिट कौन कौन से एरिया को कवर करेगा? पहले होगा इंडस्ट्री में मटेरियल का ऑडिट, फिर एनर्जी का ऑडिट, फिर वाटर का ऑडिट, हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट, इन्वायरमेंटल क्वालिटी का ऑडिट, वेस्ट का ऑडिट, इंजीनियरिंग का ऑडिट, कंप्लाइंसेस का ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट, लायबिलिटी का जो है डिफाइन करना और उसको ऑडिट करना, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का ऑडिट, ये भी होता है इसमें। जब हम इंडस्ट्रियल में इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं तो देखिए इन्वायरमेंटल ऑडिट में ही सब आ रहा है, सब आ रहा है, सारा का सारा। इन्वायरमेंटल साइंस इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा फैसिनेटिंग है, इसमें कुछ छूटेगा नहीं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हैं ना तो मतलब कि आप बहुत कुछ पढ़े हैं। फिर अब एक एक चीज़ को हम ब्रीफ करते हैं इसमें। जैसे मटेरियल का ऑडिट, तो कौन सा रॉ मटेरियल है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, उसकी माइनिंग कहाँ से हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट उसका क्या है, प्रोसेस वाइज कंजम्पशन क्या है, हर स्टेप पे उसका कहीं ना कहीं कंजम्पशन है तो कैसा कंजम्पशन है, ठीक है, उसका वेस्टेज कितना हो रहा है, उस वेस्टेज को हैंडल कैसे करेंगे, ये मटेरियल की ऑडिटिंग होती है। वही मटेरियल गन्ना, जैसे आप सिंपल आप गन्ने का सीजन चल रहा है तो गन्ने का एग्जाम्पल देते हैं, बढ़िया रहेगा, लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरी एक चीनी मिल है, ठीक है, उसमें आपके यहाँ से गन्ना आ गया, ठीक। अब उस गन्ने को जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें उसके बारे में देखनी होगी। वो उसकी रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स जो हमको, जो रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहा है उसके हिसाब से हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। या प्रोडक्शन अगर आप ला रहे हैं, लागत लग रही है ज़्यादा, तो उस हिसाब से पेड करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी और कॉस्ट को हमको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद से जो प्रोसेस है, जैसे उसको पेरा जाएगा, चीनी बनेगा, तो चीनी बनने तक का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में कई जगहों पर कौन कौन से वेस्ट निकलेंगे, उन वेस्ट का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, ये देखना मटेरियल ऑडिट में कहलाता है। जब भी मटेरियल ऑडिट करते हैं तो 3 साल का डेटा लेते हैं। एनर्जी ऑडिट, एनर्जी की ऑडिट करना मतलब कि जो आप ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऊर्जा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हर यूनिट ऑपरेशन में, हर प्रोसेस में आपके कितने ऊर्जा का कंजम्पशन है। जैसे वॉश कर रहे हैं गन्ने को, जैसे आप उसको ब्लेंड कर रहे हैं, जैसे आप उसका सीरा निकाल रहे हैं, जैसे उसमें चाशनी मिला, माने उसका चाशनी बनना, उसका क्यूब बनना, उसको जो है आप क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ला रहे हैं। तो हर यूनिट पर कौन कौन से आपके जो है एनर्जी कंजम्पशन हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे तो हम मनी को सेव करेंगे, अपने इंडस्ट्री के, अपने उसके फैक्ट्री के, हम मिनिमाइज़ करेंगे ऑपरेशन कॉस्ट को भी और इन्हांस करेंगे प्रॉफिट कॉस्ट को। तो एनर्जी का ये जो रोल है ये बहुत ही बेहतरीन है अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं। अब जैसे हमारी KNI है, जो हमारा कमला नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम सोलर पैनल लगने के माध्यम से, हमारे यहाँ जो सोलर पैनल्स लगे, इसके माध्यम से अब हम सेल्फ डिपेंडेंट है। नाउ वी आर सेलिंग सोलर टू द ग्रिड्स, हम ग्रिड को वापस बेच रहे हैं। तो ये क्या है, हम सोलर के कंजम्पशन के कारण क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हुए, सेल्फ मॉडिफाई हो गए, सेल्फ इन्हांस हुए। अब हमको बिजली का बिल नहीं देना, हमारे जो बिजली का कंजम्पशन है वो ख़त्म हो गया, बिल का जो झमेला था, अब हम उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम जब ऑप्ट करते हैं तो उसको हम एनर्जी ऑडिट कहते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन रिसोर्सेज पे ज़्यादा जोर रखा जाता है। फिर आता है वाटर ऑडिट। वाटर ऑडिट में हम वेस्टेज ऑफ वाटर को मिनिमाइज़ करते हैं। आजकल जैसे इंडस्ट्री में एक चलन चला है जीरो वेस्ट का। व्हाट इज़ जीरो वेस्ट? जीरो वेस्ट मतलब कि पानी का जो है आपका जो वेस्टेज है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए, एकदम मिनिमम, जीरो। माने आप पानी को वेस्ट ना करें किसी भी कीमत पर,
तो इसको हम जीरो वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जो भी इंडस्ट्री ऐसा करती है वो बहुत सारे पानी को बचाती है और उसको बाकायदा हर साल अवार्ड और सर्टिफिकेशन में रिलैक्सेशन और कई सारी फैसिलिटी दी जाती हैं सरकार की तरफ से। फिर इसके बाद से आता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट में हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ को ध्यान में रखकर ऑडिट करते हैं। इसमें इंडस्ट्री में जो आपका जैसे मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो हज़ार्ड वेस्ट जनरेट हो रहा है या कोई एक्सीडेंट होता है उसकी स्टैटिकल एनालिसिस या जो है हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करें हज़ार्ड वेस्ट का, टॉक्सिक का, पोल्यूटेंट का, फायर प्रिवेंशन मेजर्स का, ये चीज़ें इसमें आती हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी तो प्राइमरी होती है। हर इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, और ये मुकम्मल ध्यान रखना ही जो है इंडस्ट्री को एक अच्छे पायदान पे भी ले जाती है। बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं जो इंडस्ट्री में सब आता है। आप ये मत समझो कि इंडस्ट्री मतलब कि एक प्रोडक्शन यूनिट, स्कूल भी उसमें आते हैं, कॉलेजेस भी उसमें आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें आती हैं, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं। ये सब प्रोडक्शन है क्योंकि सबसे अर्थ जनरेट हो रहा है ना, इकोनॉमिक्स जनरेट हो रही है। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं, एक्सीडेंटल प्रोसीजर्स को स्टैटिकली इवेल्युएट करते हैं। रेगुलर जो है आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, रेगुलर आप हज़ार्डस वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट को मॉनिटर करते हैं। फिर हमको ध्यान में रखना होता है सबसे बड़ी चीज़ फायर, क्योंकि आग से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं, अक्सर न्यूज़ में हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये लगती नहीं, लगाई जाती है, क्योंकि ऐसे जैसे वायर्स होते हैं वो जल्दी शॉर्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं क्योंकि वो अपने आप अपनी चोरी छुपाते हैं। अभी जैसे आप देख रहे थे कि जंगलों में आग लगी थी और बहुत अच्छा प्रकृति ने जो है मनुष्य को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया, और भारत के खास करके भारत के लोगों को सिखाया कि देखो तुमको एक वार्निंग मैं दे रहा हूँ। एक तरह का ये थ्रेटन था कि जो है हमें वार्निंग मिली कि हम अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। अभी एक वीडियो वायरल हुआ फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ के वो रो रहा था और बारिश हो रही थी, उसमें वो डांस कर रहा था। वो कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा उसके लिए। मैं तो सोचता हूँ कि काश इसी तरह की जो बारिश है वो ऑस्ट्रेलिया में उस समय हुई होती जब कंगारूज जो है बेचारे वो जल कर मर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो मानव को ये समझना चाहिए होगा और हमेशा ही समझना होगा, जब भी हम कोई भी पोल्यूटेंट को रिलीज़ करें, वेदर यू आर इन एनवायरनमेंट और नॉट, वेदर यू हैव स्टडीड एनवायरनमेंट और नॉट, हम जब भी कभी भी पोल्यूटेंट को वायुमंडल में रिलीज़ करें या कोई भी इस तरह की हरकत करे, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि एक आदमी पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होगा। अब 5 आदमी का परिवार है तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना आपको अपने जेब में रख के चलना होगा, अपने परिवार को ऑक्सीजन देने के लिए। ऑक्सीजन देने के लिए पेड़ काटना ही नहीं, जो प्रदूषण कर रहे हैं उनको भी इसको ध्यान रखना होगा। लगाने की काटने की बात तो छोड़ दीजिए, काट रहे हैं वो तो गलती है। जो प्रदूषण कर रहे हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इनको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे को फैमिली को प्रोटेक्ट करना है जो है, क्योंकि घूम फिर कर शाम को घर ही आना है, आपको घर ही आना है। और कैसा दृश्य रहेगा कि जैसे आप अपने बाइक पर आ रहे हैं, पीछे एक सिलेंडर लादे हुए हैं ऑक्सीजन की, या कार में चल रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चल रहे हैं। ये हमें समझना होगा कि सोलर सिस्टम में और कोई प्लैनेट है नहीं जहाँ पे आप हैबिटेबल हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मंगल जैसी जगहों पे बसें, तो आपको आई स्पीसीज नहीं होना होगा। फिर आप अपनी तनख्वाह जो है बिल गेट्स के बराबर ले जाइए या रतन टाटा वाटा बन जाइए, तब तो आप कुछ सोचिए, वरना आप तैयार रहिए कि आप यहीं मरेंगे।
फिर उसके बाद से आपका इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑडिट होता है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑडिट में एयर क्वालिटी, नॉइज़ क्वालिटी, ईटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, सॉइल एनालिसिस, ग्रीन बेल्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस के अंदर होते हैं, प्रेमिसेस के, ये सब को ऑडिट करना होता है। हर पॉइंट को, अगर एसटीपी लगाए तो एसटीपी, ईटीपी लगाए तो ईटीपी, डब्ल्यूटीपी लगाए डब्ल्यूटीपी। ईटीपी मतलब होता है कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डब्ल्यूटीपी मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपका। तो इसकी एनालिसिस होना, इसकी मॉनिटरिंग करना कि इससे जो हमारे को जो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है, जो उसमें जब इंडस्ट्री लग रही थी उससे पहले का, और जो इंडस्ट्री लगी है उसका, और चल रही है, तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उसको टैकल करें। सॉइल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाटर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल को डिटोरिएट करने के लिए सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, और सॉइल प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। ग्रीन बेल्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ग्रीन बेल्ट मैनेजमेंट क्या है? बहुत सरल है। ग्रीन बेल्ट कोई हरे रंग का बेल्ट नहीं होता है। ग्रीन बेल्ट होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के सराउंडिंग 500 यार्ड में ग्रीनरी डेवलप करें। अब ग्रीनरी डेवलप करने का ये मतलब नहीं कि सफ़ेदा लगा दीजिए। ग्रीनरी डेवलप करने का मतलब है कि आप जो है फल फूल छाँव वाले वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं। ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट में आती हैं। फिर वेस्ट ऑडिट की बात करते हैं। इंडस्ट्री से हर प्रोसेस और ऑपरेशन में कौन कौन से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, इसको कैसे हम अलग करें, मिनिमाइज़ करें, कैसे इसको रीयूज़ करें या एलिमिनेट करें। इन बातों को हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक छोटा सा ओरिजिनल किस्सा सुनाता हूँ। और शुरुआत उसकी ये होती है कि पूरे भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत कहाँ हो रही है, उसके केंद्र में एक दिन मैं गया। सोचते पढ़ते कई सारे रिसर्च जर्नल्स पढ़े मैंने, और उसके केंद्र में पहुंचा तो पता चला कि पूरे भारत में जो सॉलिड वेस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट में। मतलब कि वेस्ट को हम ट्रीट तो कर ले जाएंगे, पर हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते हैं। कूड़ा हम अपने घर से सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं फेंकते हैं, सब एक ही पॉलीथीन में डाला, बंद किया और फेंक दिया, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन ना होना, ये सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस होता है। हमको फोकस करना चाहिए कि कितना ज़्यादा हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ का भी। यहीं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मैंने बहुत सारे गरीब परिवारों को देखा कि जो सब्जी की पॉलीथीन आती है वो उसको धुलकर टांग देते हैं और उसको फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं कि एक बार आया उसको कचरे में डाला, तो हमने वेस्ट ज़्यादा जनरेट किया। यही चीज़ लोकल लेवल पे आप देख रहे हैं। अब यही चीज़ आप बड़े स्तर पे देखिए, बड़े लेवल पे देखिए, और बड़ा मिलेगा। वो गांव का किसान पोल्यूशन नहीं कर रहा है, वो गरीब तबका पोल्यूशन नहीं कर रहा है, पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो बहुत सभ्य समाज में बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड को ऑप्ट किए हैं। हम कर रहे हैं पोल्यूशन। हमारा ही कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू किसी गरीब रिक्शे वाले को। आप देखें, हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। कभी तुलना करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, एनवायरमेंटल साइंस इज़ अ बिहेवियरल साइंस। यू कैन सी इट इन योर एवरी स्पैन ऑफ लाइफ। आप अपने हर स्पैन ऑफ लाइफ में इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बैठे बैठे कुछ नहीं करना, कहीं आप बैठ जाओ आराम से चाय की दुकान पर, आप देखो
तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हाई लेवल पर ज़्यादा हो रही हैं, हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और सुधार की जो प्रक्रिया होती है वो नीचे से नहीं होती, ऊपर से ही होगी, तभी सुधरेंगे भी। ऊपर से होगी तभी सुधरेंगे, नीचे से नहीं सुधारेंगे। जैसे अभी पॉलीथीन को लेकर बड़ा नाटक हो रहा है, तो मैंने एक बार सजेस्ट किया था ट्विटर पे, हालांकि ट्विटर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल कन्वर्सेशन नहीं है, वो वन वे कन्वर्सेशन है। उसमें सब लोग अपनी बड़ी 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 बातें रखते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं उसको, और ना ट्विटर से देश चलता है। तो मैंने उनको बताया कि जो है आप उस इंडस्ट्री को फोकस कीजिए जो पॉलीथीन को जनरेट कर रही है, न कि उन सब्जी वालों को जो कि पॉलीथीन को बेच रहे हैं। तो ना सपा गवर्नमेंट ने सुना, ना रनिंग गवर्नमेंट ने सुना, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बस, ये मायने रखता है। फिर इंजीनियरिंग ऑडिट। इंजीनियरिंग ऑडिट में क्या होता है, प्लांट की मशीनरी, उसका इंजीनियरिंग मेथड, उसका टेक्निक का जांच करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना शामिल होता है। इंजीनियरिंग ऑडिट में हम देखते हैं कि क्या प्लांट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फुल एफिशिएंसी पे अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम क्लीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नई नई मशीनों का इनपुट करके उसको हमको प्रॉपर वे में रखना होगा। अगर हम गाड़ी को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो सिंपल एक आपकी जो बाइक है वो भी धुआं निकालती है पीछे से, साइलेंसर से, ठीक है। तो हमको उसको मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स की हम रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कम हो जाएगा, जहाँ से पैसा बचेगा। मेन चीज़ है पैसे को बचाना, तो पैसे को बचाने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। अब मान लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है किसी इंडस्ट्री में, डीओ इनक्यूबेटर। अब बीओडी इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया तो उसको बनवाइए, इसके बनस्पत के आप खर्च करके नया ले लीजिए। पहले अगर वो ख़राब नहीं होता, अगर वो रेगुलर मेंटेनेंस पीरियड में होता, तो हर इंस्ट्रूमेंट का रेगुलर मेंटेनेंस पीरियड होना चाहिए। और इसका जो है निगरानी इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग में, जब हम इंजीनियरिंग ऑफ ऑडिट करते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स की ऑडिटिंग करते हैं, तब हम उसमें देखते हैं। कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट मतलब कि कौन सा कंप्लायंस। अब देखिए ला आ गया इसमें, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एयर रूल, वाटर रूल, हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल, एनजीटी, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। कंप्लायंस है, इनको आपको फॉलो करना ही करना है, अनिवार्य है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो इसकी ऑडिटिंग की, आप कितना लॉ के अबाइड होकर सारा चीज़ें कर रहे हैं। मैनेजमेंट की ऑडिट। सोशल और कल्चरल मैनेजमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में जो उसका कल्चर है, हर इंडस्ट्री का एक अपना कल्चर होता है, हर इंडस्ट्री का कल्चर होता है, हर जगह का कल्चर होता है अपना, एक वर्किंग कल्चर कहते हैं उसको। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, और उसके बाद से इनके अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद से लॉ है, लॉ में 5 ईयर 3 ईयर, और साइंस में आपका केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, जूलॉजी है, बॉटनी है। हर डिपार्टमेंट में अपना अपना एक वर्किंग कल्चर होता है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चलता है। जितना ज़्यादा फैमिलियर वो रहेगा उतना ही वो डिपार्टमेंट अच्छा रन करेगा। फैमिलियर होने का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट के लोग उसको अपना ड्यूटी समझ के करें और ख़ुद का काम मान के करें तो वो डिपार्टमेंट अच्छा रन करेगा। वो ये माने कि हमारा ये खुद का काम है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और जब आप अपने लिए कोई काम करेंगे तो उसमें परफेक्शन होता है, और ये परफेक्शन आपकी इफ़िशियंसी को एनहांस कर देता है।
और यह अपग्रेडेशन किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो एकदम समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे रहे हैं आप। अगर आपका कोलैबोरेशन आपकी टीम से बहुत अच्छा है तो आपका आउटपुट अच्छा होगा। आउटपुट अच्छा होने का मतलब है कि यू आर नाउ एट द स्टेज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मतलब कि आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं या इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कर रहे हैं या ईटीपी या एसटीपी चल रहा है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वहाँ से लोग जो निकल के कहीं और भी जाएंगे तो ठीक उसी तरह का माहौल वो क्रिएट करेंगे। एक बार मैनेजमेंट ऑडिटिंग पे मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि मुनि थे, वो अपने स्टूडेंट के साथ ट्रैवल करने निकले। तो एक रास्ते में उनको एक गांव पड़ा और उस गांव के लोगों ने बहुत उन्हें जो है अपशब्द कहे, बहुत उनको जो है अप्रिय वाक्य कहे, उनको खाना नहीं दिया उनको, और जो है उनकी सेवा सत्कार जो एक ऋषि मुनि का होना चाहिए, गुरुजन का होना चाहिए, वो वहाँ नहीं हुआ। तो जब गुरुजी अपने स्टूडेंट के साथ उसके गांव के सीवान पर गए, मतलब द आउटर पेरीफेरी ऑफ द विलेज, तो देन ही सेड टू हिज स्टूडेंट दैट आई एम ब्लेसिंग दिस विलेज, कि ये यहाँ पे मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये यहाँ रहें, खूब फले फूलें, खूब तरक्की करें, खुश रहें और यहाँ पे रहें। थोड़ी देर बाद 10 किलोमीटर के आसपास में वो दूसरे विलेज में जाते हैं, जहाँ पर उनका अतिथि सत्कार एक गुरु की तरह होता है, उनका मान सम्मान होता है। तो फिर जब उस गांव के सीवान पर जाते हैं तो वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि माय डियर, आई कर्स दिस विलेज, मैं इस विलेज को श्राप देता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं वो बिखर जाएं, दुनिया के हर कोने में फैल जाएं। उनके जो शिष्य थे वो बड़े गौर से उनको देख रहे थे और उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने पिछले विलेज को तो बड़ा अच्छा ब्लेसिंग्स दिया और नाउ यू आर कर्सिंग द विलेज पर्सन हु आर फीडेड यू एंड प्रेड यू एंड फुलफिल योर एंटायर डिज़ायर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो गुरुजी ने उनको, उसने अपने डिसाइपल को बताया, अपने स्टूडेंट को बताया, उस गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, जो पहला वाला गांव था वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं थे, तो अगर ये लोग बिखरेंगे तो पूरे दुनिया में अच्छाई को मिटा देंगे। इसीलिए मैंने उनको ब्लेसिंग्स दी कि ये वहीं रहें और वहीं फले फूले, उससे आगे वो अपने गांव से निकल नहीं पाएंगे। और जो ये अच्छे लोग थे इनको मैंने इसलिए कर्स दिया कि ये लोग जो है ये छटक जाएं, अलग अलग हो जाएं, और इस तरह के लोग जहाँ भी जाएंगे अपने जैसा ही एक विलेज तैयार करेंगे। और नाउ दिस कर्स इज़ बेनिफिट फॉर द मानव समाज एंड सभ्यता और विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है, इट इज़ फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर मैं अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स पढ़कर अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हम कहीं भी जाएंगे तो वो ऐसा ही माहौल को वो क्रिएट करेंगे, ऐसे ही माहौल को क्रिएट करते हैं। 50 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट का बैच होता है, 40 में से 2-3 पढ़ते हैं, ठीक है, और मैं 2-3 अगर निकल रहे हैं, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। और वैसे भी आजकल के स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है, वो क्लासरूम स्टडी को मानते ही नहीं है। पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो जब कहीं भी जाएंगे ना, तो वो अपने डिपार्टमेंट का जो माहौल है, जो टीचर से उनका इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन को वो आगे प्रमोट करेंगे। और यही चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग में आती है। तो ये कहानी थी छोटी सी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, जो कि मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल मैंने की। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ये जो कहानी है ये संस्कृत में है,
क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में एक पेपर होता है, उसमें सुभाषितानी एक श्लोक का वर्णन है और उसमें ये मेंशन्ड था। जब मैं क्लास 9th में था तो मैंने इसको पढ़ा था। फिर आता है लायबिलिटी को डिफाइन करना। ऑडिट में लायबिलिटी को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को होने से मिनिमाइज़ करता है, रिड्यूस करता है। ये टैट जो लिखा है इट इज़ एट, ये मेरी टाइपिंग एरर है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये टैट जो है इट इज़ एट, तो आप इसे ऐड कर लीजिए, 80 ऐड। तो ये जो है आपका रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री है उसकी लायबिलिटी के बारे में मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए कि टाटा है, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री है, रिलायंस है, आपका फिर मित्तल है, विप्रो है, बजाज है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर्स को एसेट के तौर पर रखती हैं और उनको हाईली पेड करती हैं। इससे क्या होता है कि उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ठीक है, या उसका कोई प्रोडक्शन बायर्स पे एक्सपोज होता है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई फलाने इंडस्ट्री है और उसने अपने इंडस्ट्री में जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिशियल सैलरी और अलाउंसेस देती है। इसीलिए कहते हैं ना, भारत में कहावत है, सरकारी नौकरी हो या टाटा की नौकरी हो बात बराबर। और यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं टाटा इज़ द बेस्ट वन। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर पेइंग हायर, दे आर पेइंग हायर, और हायर पेमेंट करने से इंडस्ट्री ये दर्शाती है कि उसकी जो लायबिलिटी है अपने एसेट्स के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी चाहते, टाटा भी चाहते तो बहुत कम पैसा दे सकते थे, बहुत लोग उनको मिल जाते। 125 करोड़ का देश है, बेरोजगार बहुत हैं, ठीक है, पर टाटा सेलेक्ट करती है टॉप ब्रांड्स को, रिलायंस सेलेक्ट करती है टॉप ब्रांड्स को। वो इनको नहीं सेलेक्ट करती जो आप कहो कि मैं कंटिन्यूअस पास हुआ, तो हो सकता है आप नकल विद्यालय से हो, वो अपना टेस्ट लेते हैं, वो वहाँ पर टेस्ट लेंगे, उसको कम्पिटिट करिए तब आप वो मानेंगे कि आप पढ़े। तो वो टॉप ब्रांड्स को सेलेक्ट करती है और टॉप ब्रांड्स को सेलेक्ट करने का नतीजा है कि वो उन टॉप ब्रांड्स को ज़्यादा सैलरी देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये उसके एसेट्स हैं, ये उनकी लायबिलिटीज़ में काउंट होंगे। और जब आप अपनी लायबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट हमेशा ही अच्छा होगा, हमेशा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छे से करेंगे तो आपका मान सम्मान हर जगह मेंटेन रहेगा। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक दे दूँ, मज़ा आएगा सुन के। स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी लायबिलिटीज़ को अच्छे से निभाया, पूरी दुनिया उनको सदियों से जान रही है, सदियों से जान रही है और अनंत सदियों तक जानेगी। वो अपनी लायबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाए। इसी तरह जो भी इंडस्ट्री अपने लायबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएगा उसका वर्ल्ड फेम होगा। गूगल में लोग काम करना क्यों चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं, वो अपने लायबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं। हर पॉइंट पे उसने लायबिलिटीज़ को अपने अच्छे से निभाया। सिलिकॉन वैली में क्यों लोग जाना चाहते हैं भारत के? इसीलिए जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद से आता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑडिट। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑडिट जो एक प्रोसीजर होता है जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में देख रेख करता है, और ये प्री ऑडिट के पहले स्टेज में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपोनेंट्स के बारे में। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा पर आई होप कि ये अच्छा लगेगा। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट आते हैं। इन्वायरमेंटल ऑडिट के कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इन्वायरमेंटल ऑडिट की स्कीम को लॉन्च करते हैं।
पहला है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा है इंटरनल ऑडिटर बोर्ड और तीसरा है एक्सटर्नल ऑडिटर। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फार्मुलेट करता है ऑडिट रिपोर्ट को, कैसे बनेगा, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल ऑडिटर जो होगा उसकी जो नियुक्ति होती है वो 2 साल के लिए होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, और जो बैकग्राउंड डेटा लिया जाता है वो 2 साल का होता है। इसमें जो है ऑडिटर जो होगा वो इन्वायरमेंटल साइंस से वो डिग्री होल्डर होगा और उसको स्टेट बोर्ड अपॉइंट करती है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं वो भी स्टेट बोर्ड द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, इंडस्ट्री के प्रोसीजर्स की, और उसका जो है डिसाइड करते हैं कि वो अपने अल्टीमेट गोल में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये सिंपल 3 पॉइंट हैं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट ऑफ ऑडिटिंग स्कीम है उसमें 3 मुख्य पिलर होते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंटरनल ऑडिटर बोर्ड और एक्सटर्नल ऑडिटर बोर्ड। प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। अब आए हम लोग मुद्दे पे। प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट 3 स्टेज में होता है, प्री ऑडिट एक्टिविटी, ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटी एंड पोस्ट ऑडिट एक्टिविटी। ऑडिट करने से पहले, देखिए ऑडिट का जिम्मा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। ऑडिट करने से पहले ऑन साइट ऑडिट और पोस्ट ऑडिट एक्टिविटी मतलब डिसीजन और रिव्यूअर मेकर्स का पॉलिसी का असेसमेंट। प्री ऑडिट एक्टिविटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? प्री ऑडिट में शामिल होता है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ है, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है, कैसा वो लैंड एरिया था जिस पे वो इंडस्ट्री बनी है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन था वहाँ का, फिर प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे वो कैसा हो रहा है, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। मतलब कि एस्टिमेशन ऑफ, आप कह सकते हो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा का ऑफ एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, including raw material, including processing, including climatic, including product manufacturing। इन सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे एनालिसिस होना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी देखेंगे फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आस्पेक्ट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आस्पेक्ट के अंतर्गत हम सारे पॉलिसीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे पॉलिसीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभी ताजुब करता हूँ कि लोग कैसे 15 मिनट 10 मिनट में बायोम और सक्सेशन और इन्वायरमेंटल ये समझाते होंगे यूट्यूब पर। हमसे तो हो ही नहीं पाता। 1 घंटे की क्लास अगर हमको न मिले तो हमको लगता है कम पढ़ा दे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स और पॉलिसीज़ पे कंपनी फैसेस होती है, वो उसका मैनेजमेंटल मैटर होता है जो कि मैनेजमेंट उसको डिसाइड करती है, मैनेजमेंट द्वारा फॉरवर्डेड होता है। फिर इसके बाद से फॉर्मेशन, एक ऑडिट टीम बनाई जाती है। ऑडिट टीम इंस्पेक्ट करती है, डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स उसमें होते हैं। फिर एजुकेशन जो है वो इन्वायरमेंटल ऑडिट के जरिए इंडस्ट्रीज़ को, पॉलिसी मेकर्स को बताया जाता है, जिससे हम प्राइमरी रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। टाइम फ्रेम, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। समय, धरती पर समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वो धरती के बाहर का समय महत्वपूर्ण नहीं है, दिमाग में सवाल आना चाहिए, है, पर वो समय लाइट ईयर में होता है। तो अब जो ये टाइम फ्रेम है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि ये पीरियोडिकल होता है। मैंने पहले ही इस स्लाइड में दिखाया कि EIA प्रोसेस जो होता है वो पीरियोडिकल होता है, और ये पीरियोडिकल प्रोसेस जो होता है इसमें टाइम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और इसमें हम अगर टाइम को डिले करेंगे तो नेक्स्ट सत्र का जो EIA प्रोसीजर होगा वो डिले हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, अभी 1 सेमेस्टर डिले हो गया तो सारा सेमेस्टर की लंका लग जाती है, यही चीज़ है। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम इज़ द डीमेरिट है एजुकेशन सिस्टम का। मुझे ये कदापि समझ नहीं आया और न कभी अच्छा लगा। फिर इसके बाद से अब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो किसी और को अच्छा नहीं लगा सकता, लगे भाई अच्छी बात है। सबके अपने अपने परसेप्शन और एटीट्यूड होते हैं। मेरे हाथ की में बंधी घड़ी मेरे लिए समय बताती है और आपके हाथ की घड़ी आपका समय बताती है।
नेसेसरी क्वेश्चनर को सेटअप किया जाता है। नेसेसरी क्वेश्चनर्स, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ पर हम और फोकस कर सकते हैं, फोकस करने पर लागत कितनी आएगी, उसका खर्चा कितना बढ़ेगा, ये सारे इसमें आते हैं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर के थ्रू हमको मिलता है। जैसे क्वेश्चनर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्वेश्चनर के थ्रू कई क्राइटेरिया को हम बहुत आसानी से इवेल्युएट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, स्टैटिकल पॉइंट्स के आधार पे। ऑन साइट एक्टिविटी क्या होती है? ऑन साइट एक्टिविटी में हम जो है मटेरियल बैलेंस की बात, जैसे मैंने पहले बताया, ऑब्जेक्टिव को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं आप। ऑन साइट मटेरियल बैलेंस, आइडेंटिफाई द वेस्ट फ्लो लाइन। वेस्ट आपका क्या है, किस किस यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस से किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी का वेस्ट निकल रहा है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसका इवेल्युएशन। फिर मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। आपका कंट्रोल सिस्टम पोल्यूशन को लेकर कितना एक्टिव है, कितना ज़्यादा इफ़िशिएंट आप जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर इसके बाद से हम एसेस करते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ को। क्वालिटीज़ असेसमेंट मतलब क्या होगा मालूम है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के वीडियो में मैंने बताया था पहले ही कि आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इवेल्युएशन एंड कम्युनिकेशन। तो वो इवेल्युएशन वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पर है। इवेल्युएशन मतलब प्रोडक्ट इज़ कास्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली, कास्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और एफिशिएंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो हम एसेस कर रहे हैं वो एसेस कास्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और जो हमने इफ़िशियंसी की इवैल्यूएशन की है वो इसी आधार पर तो की है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसके लॉन्च होने से पहले वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा था, और जब वो कास्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है और इफ़िशिएंट है तो उस दौरान उसका कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ का है, उसका असेसमेंट, उस इन्वायरमेंटल सिचुएशन का जो मिटिगेशन मेजर के लिए हम ऑप्ट करते हैं वो असेसमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पॉइंट्स लिखे हैं, आपका नोट सही है, समझिए इसको कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई पूछा तो यू शुड हैव टू नो द प्रॉपर आंसर टू एक्सप्लेन योर वर्ड्स, एक्सप्लेन योर वर्ड्स के लिए। फिर इसके बाद से होता है कि सेफ्टी मेजर का रिव्यू करना। सेफ्टी मेजर रिव्यू कैसे होगा? मॉक ड्रिल के जरिए होगा, मॉक ड्रिल के जरिए होगा, मॉक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सेफ्टी मेजर्स का रिव्यू हम यहाँ पे देखते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन होना ऑन साइट। और फिर डिसीजन को होल्ड करके मैनेजमेंट के थ्रू ड्राफ्ट रिपोर्ट के जो सबमिट होगी उस रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा देखना, ड्राफ्टिंग कैसे की गई वो डेटा को हमको देखना, ये सारी चीज़ें ऑन साइट एक्टिविटी में आती हैं। पोस्ट ऑडिटिंग एक्टिविटी, पोस्ट ऑडिटिंग एक्टिविटी में पॉइंट्स कुछ मेजर हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है, 8th पॉइंट ऑन साइट एक्टिविटी का। ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट का प्रिपरेशन, कलेक्शन। अब फाइनल रिपोर्ट जो बनेगी वो कि उसमें क्या क्या इम्पाउंड होगा? कलेक्शन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, हाईलाइटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट एक्शन प्लान्स। ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। करेक्शन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या क्या हमें करेक्शन करना है, क्या क्या करेक्ट किया जा सकता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हम आपको देख रहे हैं, वो फाइनल रिपोर्ट कैसा है, कौन कौन से उसमें पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। तो हाईलाइट हो रहे हैं तो उस पर हम क्या क्या एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे, क्या क्या एक्शन प्लान बनाएंगे, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, जब प्लान एक्शन का बनाया तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऑडिट के फाइंडिंग में या फाइनल रिपोर्ट में कैसे हेल्प करेंगी। फिर कंडक्टिंग फ्लो ऑफ करेक्टिव एक्शन, कौन कौन से हम एक्शन को यहाँ पे फोकस करेंगे
जो हमने लिए और हमसे सुधार हुआ। ऑडिट आपको सुधार के मापदंड को फॉलो कराने का एक बहुत सरल तरीका है। ये जो आप पोस्ट ऑडिट देख रहे हो ये ऑफिस के अंदर होता है, ऑफिस के अंदर होता है, एक ऑफिस के अंदर होता है जहाँ पे डिसीजन मेकर, प्रोपोनेंट, रिव्यूअर्स, कंसल्टेंसी पीपल, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ों को दर्शाया और बताया और एक्सप्लेन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट एक फ्रेमवर्क है, ऑडिट एक फ्रेमवर्क है जो हमें जो इन्वायरमेंटल मैनेजिंग पर और अपने परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करती है। दूसरा पॉइंट है कि ये हमें पोटेंशियल वे में कॉस्ट को सेव करने का तरीका बताती है। हाउ कैन वी सेव द कॉस्ट, हाउ कैन वी रिड्यूस द रॉ मटेरियल कंजम्पशन, हाउ कैन वी मिनिमाइज द वेस्ट, रिसाइकिल एंड रीयूज टेक्निक का कैसे ऑप्ट करें, पोल्यूशन लोड को अर्थ पर कैसे कम करें। थर्ड पॉइंट है हाउ कैन वी इंक्रीज द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस किसी इंडस्ट्री ने इंक्रीज़ किया ना अपना, तो उसका इन्वायरमेंटल स्टेटस इंक्रीज़ हो जाता है, उसका स्टेटस भी इंक्रीज़ होता है, ऐसा नहीं है, उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद से आपका जो है फोर्थ पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल कैपेबिलिटीज़। क्या टेक्निकलिटी, क्या एफिशिएंसी, क्या टेक्निकलिटी को आप और ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं। आपके अंदर अडाप्टेशन प्रक्रिया कितनी है आपके इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री का भी वही नियम लगता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, द इंडस्ट्री विच सर्वाइव बेस्ट गिव प्रोडक्ट बेस्ट, अर्न बेस्ट कैन सर्वाइव, अदरवाइज वो कंपनी वैनिश हो जानी है। जो उसके बाद से फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कि टाइमली वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी प्लान को कैसे आप जो है एक्टिवेट करेंगे, ये आपको ऑडिट से मिलता है सीखने को। हम सिग्निफिकेंस को पढ़ रहे हैं अभी। ऑडिट कैसे हेल्प करेगा कि एक इन्फॉर्मेशन को, एक इंटरचेंज को हम देखें। मैंने बताया था कि इंडस्ट्री आपकी अगर अच्छा काम करेगी तो उसको प्रमोट हो वर्ल्ड लेवल पर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो कहाँ से हो रही है? ये ऑडिट के जरिए हो रही है। फिर हम इन्हांस करते हैं अपने प्रोडक्शन को और कंपनी के रेपुटेशन को। ऑडिट कॉन्फिडेंस डेवलप करता है बिटवीन कॉरपोरेशन और ये बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स को। ऑडिट ट्रेन करता है पर्सनल को फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। 10th पॉइंट है इट रिड्यूस द सोशल रेजिस्टेंस, सामाजिक तारतम्य बनाए रखता है, सामाजिक टकराव को इंडस्ट्री को सामाजिक टकराव होने से बचाता है। और अवेयरनेस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज़ को लेकर समाज में अपना एक अहम भूमिका निभाता है, एक अहम किरदार निभाता है। वो बताता है समाज को कि हमारी इंडस्ट्री, अगर किसी इंडस्ट्री ने प्रॉपर ऑडिट करा है अपना, तो वो बताती है, इंडस्ट्री एक मिसाल बनती है। और जब भी कभी आप मिसाल किसी चीज़ की बन रहे होंगे तो यू शुड हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड। अगर आपको मिसाल बनना है तो, अगर आपको कोई आइडियोलॉजी सेटअप करनी है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे आइडियोलॉजी सेटअप करनी है कि हाउ आई टीच, मेरी आइडियोलॉजी कैसी है टीचिंग को लेकर, तो उसके लिए मुझे बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत 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 मेहनत जो है ये निरंतर करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी फॉर अवेयरनेस, फॉर द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को। अब यही चीज़ इंडस्ट्री करेगी, किस चीज़ को लेकर? इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर। किसकी पॉलिसी? उसकी खुद की पॉलिसी, जिसने वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के थ्रू उसने किया है ऑप्ट। इन्वायरमेंटल ऑडिट सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इन्वायरमेंटल ऑडिट जो है वो मिनिमाइज करता है कोलेटरल डैमेज को, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को मिनिमाइज कर देता है, कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज करता है। इससे क्या होता है? डैमेज और डिजास्टर से क्या होता है? इंडस्ट्री का बहुत सारा फंड उधर फंसता है, बहुत सारे पेनल्टी लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। जब ये मिनिमाइज हो जाएगा तो इंडस्ट्री का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए ऑडिट ये हेल्पफुल होता है।
इन्वायरमेंटल ऑडिट का बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इसका कॉम्प्रिहेंसिव रोल है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखिए इस साल 2020-21 का जो सत्र हमारा चल रहा है, इसमें जो 19 और 20 के सत्र के जो बच्चे पास आउट हुए, इसमें 2013 से अभी तक हमारे डिपार्टमेंट को इस बार 13th गोल्ड मेडल मिला। वो गौरी प्रभा मिश्रा को मिला MSc इन्वायरमेंटल साइंस में सर्वाधिक नंबर पाने के लिए यूनिवर्सिटी में चांसलर्स मेडल्स से उसको नवाजा गया। अभी 13 तारीख को वो मैंने कल सैटरडे को वो आई थी, 12 को वहाँ अवध यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन था। ये बड़ा अच्छा और बहुत गर्व का मैटर होता है कि बच्चों को इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, और गोल्ड मेडल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू सी। 13वां गोल्ड मेडल था ये मेरे डिपार्टमेंट को, और 21वां गोल्ड मेडल था मेरे टीचिंग कैरियर का। ये सब इन्हीं बच्चों की हार्ड वर्क है। इंडिया जो EIA को रिकॉग्नाइज़ की, जो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन आया जब, तो 13 मार्च कल के दिन, और कल मैं यही लाइन टाइप कर रहा था। थोड़ा सा एडिटिंग में लंबा प्रोसेस होता है ना, तो एडिटिंग करने में ये आप जो वीडियो देख रहे हैं 2 घंटे का, ये एक बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पर इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अनएडिटेड वीडियो को ही पोस्ट करता हूँ इसमें, मुझे एडिटिंग इसमें पसंद नहीं है। तो इंडिया ने 13 मार्च 1992 को अडॉप्ट किया इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, और अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय MOEF, और एक ऑफिशियल गैजेट को लॉन्च किया गया GSR 329E। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। GSR 329E इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत 13 मार्च को 1992 को यह कंपलसरी कर दिया कि इन्वायरमेंटल ऑडिट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़। और 5 मई हर साल, 5 मई को हर साल हर इंडस्ट्री को अपने ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये मैंडेटरी है। और यही इन्वायरमेंटल ऑडिट का जो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो डॉक्यूमेंट देंगे इंडस्ट्री वाले, उसको ES कहा जाता है, इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट। ये 1993 में इन्वायरमेंटल ऑडिट स्टेटमेंट था, इसको इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट के नाम से करके उसको सबमिट किया जाना शुरू हुआ। ये जो आप एक प्रोफार्मा देख रहे हैं, ये प्रोफार्मा 5 है फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिट कंप्लायंस। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कैमरे में, मोबाइल में जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका नोट्स बन रहा होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। और आज 14 मार्च है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे है। आज ही के दिन पाई की डिस्कवरी की गई थी, इसको पाई डे भी कहा जाता है। और लकली फॉर्चुनेटली आज मेरा बर्थडे भी है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए। और कोई भी कमेंट और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर इस स्क्रीन पर पहले ही स्क्रीन पर रहेगा, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।